जी, नमस्कार। इस कक्षा में रिसर्च के विषय में हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का जो विषय है, विषय है रिसर्च मेथड्स, मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो जो मेथड्स है रिसर्च करने की, क्या प्रक्रिया है, क्या पद्धति है, क्या विधि है, इस विषय में हम बड़ी चर्चा आपसे करेंगे। अनुसंधान कोई छोटा कार्य तो है नहीं, एक दीर्घगामी प्रक्रिया है और एक क्रमबद्ध तरीके से रिसर्च होती है। और रिसर्च करने के लिए हमें डूबना पड़ता है और तन्मय होना पड़ता है। और उसके साथ साथ में रिसर्च करने के लिए हमें एकाग्रचित्त होना पड़ता है, ध्यानस्थ होना पड़ता है, मन को स्थित करना होता है। ये सब होने के बाद होता क्या है कि हमारे लिए अ, किस पद्धति का प्रयोग करना है, हमारा रिसर्च किस प्रकृति का है, किस विधि से हम उसको संपन्न करेंगे, तो वह कार्य आज हम समझ रहे हैं। क्योंकि अनुसंधान वस्तुतः एक विशेष प्रकृति की समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसलिए अ, समस्या की जो प्रकृति है, उस प्रकृति को हमें जानना होता है, समझना होता है। और एक विधि है, एक पद्धति है। और अनुसंधान की विधियों का वर्गीकरण विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है। किसी ने विषय के अनुसार, तो किसी ने क्षेत्र के अनुसार किया है। तो किसी ने शिक्षा संबंधी, किसी ने मनोविज्ञान, किसी ने भूगोल, किसी ने भाषा, इतिहास संबंधी अनुसंधान के रूप में इसको अ, विभक्त किया है। अब जो रिसर्च है, तो कोई विद्वान इसे आंकड़ों के ऊपर भी निर्भर करता है, आंकड़ों की विधि के द्वारा भी रिसर्च को प्राप्त कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जो रिसर्च है, तो इसमें सबसे अच्छा विभाजन वेस्ट एवं काहन नाम के विद्वानों का माना जाता है। यद्यपि ये रिसर्च पहले से ही विद्यमान है, फिर भी इसको इन विद्वानों ने विभाजित किया है, एक फ्रेमिंग की है कि इस फ्रेमिंग के आधार पर आप करें। यद्यपि रिसर्च कण कण में व्याप्त है, बस दृष्टि की बात है। जो जिस दृष्टि से देख ले वह उसकी रिसर्च मानी जाती है। अब हम देखें कि जो रिसर्च है ये छह प्रकार से बेस्ट और काहन ने इसको छह विधियों में, छह पद्धतियों में इसको विभाजित किया है। ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति, विवरणात्मक अनुसंधान पद्धति, प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति, क्रियात्मक, मात्रात्मक या गुणात्मक या परिमाणात्मक, और गुणात्मक अनुसंधान। ये छह पद्धतियां इतिहास, विवरण, प्रयोग, क्रिया, मात्रा और गुण, तो ये छह पद्धतियां बताई हैं। ऐतिहासिक विवरण प्रयोगम, क्रियात्मकम, मात्रात्मकम, गुणात्मकम च, ये पद्धतियां विभाजित की हैं। तो इसमें आज हम समझेंगे ऐतिहासिक शोध के लिए कि ऐतिहासिक शोध किस प्रकार से, किस पद्धति से किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल जो रिसर्च होता है, ये किन आधार पर होता है, क्या पद्धति है, क्या विधि है, तो इसको हमें जानना है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक
समस्या के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इतिहास का संबंध एक वैज्ञानिक पद्धति से है। इसके प्रयोग में भूतकाल के संबंध में एक नई सूझ पैदा करते हैं, जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। अर्थात वर्तमान और भविष्य को दृष्टि में रखते हुए ऐतिहासिक तथ्यों पर जो विचार होता है, ऐतिहासिक तथ्यों पर जो जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का निदान निकाला जाता है भविष्य और वर्तमान को दृष्टि में रखते हुए। तो ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा किसी भी वस्तु, विचार, घटना, समुदाय, समाज, विशेष के बारे में उसके ऐतिहासिक तथ्यों, नियमों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस विधि में ऐतिहासिक तथ्यों, साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। और इनका विश्लेषण ऐसा है, दो प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों साक्ष्यों के आधार पर हम कर सकते हैं विभाजित करके। ये पद्धति ही है और विधि ही है। इस विधि को हम ध्यान से सुने। जो प्राथमिक प्राइमरी स्रोत हैं, तो जो प्राइमरी स्रोत रहेंगे उनका प्रयोग कैसे होता है। तो प्राइमरी स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं कि अतीत की घटनाओं के अध्ययन के क्षेत्र में जाकर या तो स्वयं संकलित किए जाएं, जैसे लिखित स्रोत। लिखित स्रोत में क्या क्या आएगा, जैसे कि न्यायालयों के पत्र हैं, शिलालेखों के आधार पर आत्मचरित वर्णन, विज्ञापन पत्र, समाचार पत्र और वंशावलियां। ये इतिहास के इस पर निर्भर करती हैं कि जिनके माध्यम से हम समझते हैं कि न्यायिक जो मजिस्ट्रेट वगैरह के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा जो पत्र, राजपत्र जारी किए गए हैं, तो उनमें कुछ उल्लेख किया गया है, तो वो भी इतिहास बन जाता है। दूसरी बात आती है शिलालेखों की। शिलालेखों में हम अगर देखें तो गिरनार का शिलालेख है, गुप्तकालीन शिलालेख है, मौर्यकालीन शिलालेख है, अशोककालीन शिलालेख है, अथवा हाथी गुम्फा लेख है। जितने भी शिलालेख हैं, इस शिलालेख साक्ष्य है। जैसे कि दक्षिण भारत में गोमटेश पे शिलालेख मिले, मध्य प्रदेश में बहुरीबंद में शिलालेख मिले, कुंडलपुर में शिलालेख मिले, अथवा गिरनार में अशोक सम्राट अशोक के शिलालेख हैं। तो ये सारे शिलालेख इतिहास ही तो हैं, और वही जो शिलालेख है वो इतिहास के रूप में काम करते। तो प्राथमिक प्राइमरी डेटा हम यहाँ से कलेक्ट उनसे कर सकते हैं। दूसरा, आत्मचरित, आत्मकथा। जिन्होंने आत्मचरित लिखा, आत्मकथाएं लिखी, तो उसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में। वंशावलियां, उन्होंने जो वंश की बलियां दी, वंश की बेल जिसको कहा जाता है कि वंश की बेल उन्होंने दी, लिखा, उल्लेख किया, तो वो भी एक प्राइमरी डेटा के रूप में काम करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये प्राथमिक स्रोत का जो हम वर्णन कर रहे हैं, ये प्राथमिक स्रोत कहाँ कहाँ से इतिहास से मिल सकते हैं, बताइए। बताएं, ये कहाँ कहाँ से बन। ये जो शिलालेख के माध्यम से ऐतिहासिक पद्धति चल रही है, तो प्राथमिक लिखित स्रोत के माध्यम से मिल सकते हैं। अतीत की घटनाओं के, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, बुक्स पूरा। चलो, इसके अतिरिक्त और भी जो उपलब्ध है वो बताएं। न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो होते हैं, जुडिशियल हैं जो पत्र वगैरह, हाँ, उनसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन शिलालेखों के माध्यम से हम जान सकते हैं। ये लिखित स्रोत हैं। कौन से स्रोत हैं? लिखित स्रोत। हाँ, जो
लिखे गए हैं। लिपियां कुछ भी हो सकती हैं इसकी, ठीक है ना, चाहे ब्राह्मी लिपि हो, अशोका लिपि हो, खरोष्टी लिपि हो, लिपियां कोई भी हो, ठीक है ना। तो वो लिपि से तात्पर्य नहीं होता है, लेकिन उनके प्रमाण दिए गए हैं। दूसरा, समाचार पत्र, विज्ञापन पत्र, उनके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, शिलालेख उनको प्राप्त हम कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखें कि मौखिक स्रोत, लिखित और मौखिक। जो लिखित और मौखिक हैं, तो लिखित तो हो गए हैं, अब मौखिक में क्या है, जो श्रुत में परंपरा थी, एक दूसरे से सुन करके सीख करके कुछ अनुश्रुतियां हैं, तो वो भी तो इतिहास है कि नहीं है, जो हम सुन करके आते हैं कि यहाँ ऐसी घटना घटी थी, आदि आदि, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार से लिखित, ये मौखिक है। जो भाषाएं हैं, कई भाषाएं, उनकी लिपियां हैं, कहानियां हैं, दंत कथाएं हैं, ठीक है, किंवदंती जिसको हम बोलते हैं कि किसी किसी तीर्थ क्षेत्रों पे अतिशय घटे, उन अतिशयों से संबंधित किंवदंतियां हैं, तो उनको जान करके, सुन करके उनको भी यहाँ पर निहित किया जाता। उपाख्यान है, लोक कथाएं प्रचलित हैं। तो ये जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, आख्यान, उपाख्यान, दंत कथाएं, किंवदंतियां या दंत कथाएं हैं, ये सब क्या है, इतिहास के स्रोत ही तो हैं। तो वो ऐतिहासिक अनुसंधान में काम में पड़ते हैं। तीसरा जो आता है, वो आता है कलात्मक स्रोत। इसी के अंतर्गत, प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत कलात्मक सोर्स। कलात्मक कैसे, सिक्के, मूर्तियां, ललित कथाएं, ऐतिहासिक चित्र, तो ये सब कलात्मक स्रोत हैं। अलग अलग प्रकार की उनसे शोध किया जाता है कि ये मूर्ति यहाँ है, ये आदि योग की मूर्ति है, नग्न मुद्राएं हैं, जैसे कि हड़प्पा की संस्कृति में, सिंधु सभ्यता में जैनों की मूर्तियां मिल रही हैं, दिगंबर मुद्रा वाली मूर्तियां मिल रही हैं, सिक्कों पर दिगंबर मुद्रा के चित्र अंकित हैं। आइकोनोग्राफी, जिसको हम मूर्ति विज्ञान कहते हैं, तो मूर्ति विज्ञान से संबंधित जो जो आलेख मिल रहे हैं, वो सब ऐतिहासिक शोध पद्धति के सहयोगी हैं, प्राथमिक स्रोत हैं। तो ये हर पद्धति में, हर विधि में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये दोनों प्रकार के सोर्स जो है ये प्रयोग किए जाएंगे। तो प्राथमिक स्रोत एक ऐतिहासिक प्रदत्त मूल भंडार होता है, यह किसी महत्वपूर्ण अवसर का मौलिक अभिलेख भी होता है। तो इस प्रकार से इसमें प्राथमिक स्रोत, तो प्राथमिक स्रोत समझ में आ गए आप लोगों को, कौन कौन से हैं? हाँ, लिखित और मौखिक और कलात्मक, ठीक है ना। तो लिखित में क्या क्या है, मौखिक में क्या क्या है, और कलाओं में क्या क्या है, ये सब इसमें प्राथमिक स्रोत के रूप में हमारा कार्य करने में हमें मदद करते हैं। अब इसके बाद द्वितीयक स्रोत जो होते हैं, जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी डेटा हमें देते हैं, तो वो जो स्रोत है, तो वो कैसे हैं कि किसी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मूल स्रोत से ना बनकर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करना द्वितीयक स्रोत है। मतलब उसके सहचर हैं, सहगामी हैं, सहचरण हैं, तो वो कहलाते हैं द्वितीयक स्रोत। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक स्रोत। और प्राथमिक स्रोत की तुलना में ये द्वितीयक स्रोत थोड़े कम विश्वसनीय होते हैं, ठीक है ना। वो कम विश्वसनीय होते हैं, क्यों? क्योंकि किसी का जीवन, इतिहास, विवरण, संस्मरण इत्यादि द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। अब करलिंगर के अनुसार द्वितीयक स्रोत किसी ऐतिहासिक घटना या स्थिति का वह अभिलेख या रिकॉर्ड है
जो मूल भंडार से 1 या 2 कदम दूर होते हैं, 1 कदम या 2 कदम, मतलब वो प्राथमिक स्रोतों की कनेक्टिविटी के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनके प्रयोग में होते हैं, इसलिए वो द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं, जिनके माध्यम से हम प्राथमिक स्रोत तक पहुंच पाए तो वह कहलाते हैं द्वितीयक स्रोत। उसकी कनेक्टिविटी उसमें हो तो वह द्वितीयक स्रोत के रूप में अभिमान में होते हैं, विधान में होते हैं। अब ऐतिहासिक शोध के सोपान क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हमें समस्या का चुनाव करना होता है। किसका चुनाव करना होता है? समस्या का, कि आपका जो विषय है पहले वो तय होगा, फिर इसके बाद में उस समस्या की सीमा का निर्धारण करना होगा, विषय की सीमा हमें तय करनी होगी, समस्या से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण करना होगा, परिकल्पनाओं से अर्थात विषय से संबंधित उपकल्पना, जो कल्पना होती है, एक स्ट्रक्चर हमें तय करना होता है, वो तय करेंगे। फिर जो तथ्य हमें मिले हैं उन तथ्यों का पहले प्रथमतः संग्रह करो, और संग्रह करने के बाद में उनका जांच करें, उनका परीक्षण करें। तो ये क्रम है और इसकी पद्धति है। तो इसके बाद में हम देखते हैं अंत में परिणामों की व्याख्या और विवेचना होती है। तो ये एक प्रकार के ऐतिहासिक शोध के सोपान हैं, चरण हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो ऐतिहासिक शोध के जो उद्देश्य हैं उन पर हम बात करें कि कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। भूत के आधार पर वर्तमान को समझना और भविष्य के लिए सतर्क रहना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। आधार किसका रहता है? भूतकाल का। और किसको समझते हैं? वर्तमान को। और भविष्य को के लिए सतर्क रहते हैं। जैसे कोई बीमारी होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब व्यक्ति किसी चीज से नहीं जीतता है तो क्या करते हैं? या तो क्रोध दिखाने लगते हैं, या हम इतिहास की बात करें, जैसे कि ये महामारी आदि जो फैल जाती हैं, ये प्रयोग पुराने थे। ये अगर हम इनकी चंद्रगुप्त के समय की बात कहें, पौरव राष्ट्र की बात कहें, राजा पुरु की बात कहें, पोरस अब सिकंदर से युद्ध कर रहा था, तो सिकंदर ने क्या किया कि कुछ महामारी के जीवाणु उस विदेशी ने भारत पर छोड़े। और जो वर्तमान में कोरोना आदि का जो प्रयोग हुआ, तो इसमें भी क्या समझ में आया कि जो पुराना प्रयोग था उसको इतिहास के माध्यम से जाना, और फिर उन्होंने प्रयोग भारत पे कर दिया। अब आज वर्तमान में हम देखते हैं परमाणु बम इत्यादि। तो ये पुराने समय में जो ब्रह्मास्त्र आदि की कल्पनाएं थी, और आदि जो ब्रह्मास्त्र आदि का उल्लेख मिलता था, अग्न्यास्त्र, पवन अस्त्र, वायु अस्त्र, और इसके अलावा गरुण अस्त्र, नागास्त्र आदि आदि जो वर्णन थे, तो उन सब वर्णनों को आधार मान करके क्या किया कि उन्होंने वर्तमान को समझा और भविष्य के लिए सतर्क रहे। अब हम अगर देखते हैं, विमान की बात करें तो एरोप्लेन की अगर हम बात करते हैं, हवाई जहाज की हम बात करते हैं, तो इसकी खोज का इतिहास क्या है, उसका वर्तमान कैसे आया और भविष्य क्या क्या हुआ। आपने देखा साइकिल की खोज कैसे हुई, और साइकिल के बाद में गाड़ी बनी, गाड़ी के बाद में पेट्रोल गाड़ी बन गई, डीजल गाड़ी बन गई, अब बायोगैस से चलने वाली गाड़ियां बन रही हैं, भाप से चलने वाले इंजन थे और कोयले से चलने वाले इंजन थे, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो ये सब क्या था? ये सब भूत का आधार था। वर्तमान को समझा और भविष्य के लिए निरंतर खोज करते रहे। अब शिक्षा मनोविज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञानों में चिंतन की नई दिशा दी जाती है। तो अब हम अगर देखें मनोविज्ञान की बात करें, तो पहले की महिलाओं की स्थिति,
पुरुषों की स्थिति का मनोविज्ञान देखें और आज की महिलाओं की स्थिति का मनोविज्ञान देखें, दोनों में काफी अंतर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इस पर निरंतर शोध होते रहे। कई राज्य ऐसे हैं आज भी वहाँ महिलाओं की स्थिति उतनी उत्तम नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं या यूं कहें कहीं कहीं शिक्षाओं के क्षेत्र में पीछे हैं, तो कहीं प्रथाओं की भरमार है, तो कहीं उन पर बंधन किए जाते हैं अथवा पर्दा में रखा जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, तो उनका मनोविज्ञान अलग है, शिक्षा का मनोविज्ञान अलग है। सामाजिक मनोविज्ञान की बात करें तो सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं सामाजिक शोध जो है, रिसर्च, ऐतिहासिकता की हम बात करते हैं तो प्राचीन काल की समाज किस संस्कृति को, किस कल्चर को मानती थी और किस प्रकार के वस्त्रों को पहनती थी, किस प्रकार के आभूषण हुआ करते थे, तो किस प्रकार की मुकुट की रचना होती थी। तो ये सब क्या था? इतिहास है हमारा। उस इतिहास को दृष्टि में रखते हुए आज जो फैशन डिजाइनर्स हैं, तो वो फैशन डिजाइनर्स क्या करते हैं? उन इतिहास के जो प्रयोग किए हैं उन्होंने वस्त्रों के, आभूषणों के अथवा भवनों के, तो उन पर प्रयोग करते हैं, डिजाइन्स का प्रयोग करते हैं, चाहे वह हमारे वस्त्र हो, आभूषण हो, सब पर डिजाइन्स का प्रयोग करते हैं। तो एक इतिहास था ये। तो उसमें सामाजिक, फिर उस समय का मनोविज्ञान क्या था वस्त्रों को पहनने का, तो ये सब वर्णन ऐतिहासिक उसके उद्देश्य हैं। भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तृप्ति करना, भूतकालीन जो तथ्य हैं, कई ऐसे ऐसे राजघराने रहे हैं, उन राजघरानों का वर्णन अथवा उनके तथ्यों का, उनके किलों, जो किले बने हुआ करते थे, गढ़ थे उनके, तो उन गढ़ों के, किलों के वर्णन करना और उन पर शोध करना, उनकी जीवन शैली पर और उनके भोजन की पाक कला पर, ये सब जो है, ये सब इतिहास था। और उससे हम एक तृप्ति का भाव होता है कि हमने इस चीज को खोज लिया, पा लिया। तो ये इस प्रकार से वर्णन है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में सिद्धांत और क्रियाएं जो व्यवहार में है, उनके उद्भव, विकास की परिस्थितियों का विश्लेषण करना भी ऐतिहासिक शोध का मुख्य उद्देश्य रहा है। अर्थात वर्तमान के सिद्धांत, वर्तमान की क्रिया और व्यवहार में उन जो आज प्रयोग में ला रहे हैं, तो उनके उद्भव, विकास और परिस्थितियां, जैसे टाइमिंग मशीन की बात करते हैं, घड़ी की बात करते हैं, तो पहले कौन सी घड़ी होती थी? बताएगा कोई? टाइमिंग कैसे देखी जाती थी? सूर्य के द्वारा। सूर्य के द्वारा। तो सूर्य घड़ी थी। अगर आप लोग क्या नाम से वेधशाला बोलते हैं, वेधशाला, राजस्थान में, जयपुर में एक वो जो यंत्र वगैरह का वो लगा हुआ है, एक म्यूजियम टाइप का है, जिसमें सूर्य घड़ी, चंद्र घड़ी, ये सब उसमें दिखाया गया है, बताया गया है। तो वो प्राचीन सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का आज क्या उपयोग कर रहे हैं और उन सिद्धांतों को वर्तमान की कसौटी पर कसना और भविष्य की संभावनाएं देखना, यह मुख्य उद्देश्य रहा करता था शोध के लिए, कि ऐतिहासिक शोध क्या है। तो उस ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य ही यही था कि उन पर रिसर्च करना, शोध करना। जैसे कि जब राजघरानों में बहुत कहना चाहिए कई विषाक्त औषधियों का प्रयोग किया जाता था पहले, कि ये औषधि इसको दे देंगे तो ये इसका ऐसे से ऐसा हो जाएगा। तो ये जो वर्तमान के सिद्धांत थे, जैसे कि आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर कुछ विष कन्याएं रखी जाती थी
उन्हें बचपन से ही थोड़ा थोड़ा उनके भोजन में विष मिला मिला करके दिया जाता था, तो उन पर का प्रभाव विष का वो बहुत विषैली विषाक्त हो जाया करती थी। तो उन औजारों को उनको युद्ध में प्रयोग किया जाता था। तो ये उस समय का सिद्धांत था, उस समय का सिद्धांत था। फिर वर्तमान की उपयोगिता बढ़ी, उपादेयता बढ़ी, तो उन सिद्धांतों को, प्राचीन सिद्धांतों को वर्तमान की कसौटी पर कसकर भविष्य के लिए, भविष्य की संभावनाओं के लिए, भविष्य की चिंता के लिए अथवा भविष्य की सतर्कता के लिए ये उद्देश्य ऐतिहासिक शोध का था। अब ऐतिहासिक शोध के महत्व की हम बात करें तो अनुसंधानों की प्रकृति को समझने के लिए वह सहायता प्रदान करता है। अतीत की त्रुटियों से सीख लेकर भविष्य के प्रति सतर्क रहने के लिए हमें चिन्हित करता है, हमें इंगित करता है, हमें बताता है कि जो अतीत काल में त्रुटियां हुई वो त्रुटि अब नहीं होगी। तो जो अतीत काल को जो भूलता है और अतीत काल की त्रुटियां जो होती हैं, उन त्रुटियों को कहना चाहिए वर्तमान जीवन में ये अपेक्षा रखता है कि अब हम पे ऐसी गलती नहीं होगी, तो उनका जीवन ठीक हो जाता है। वो कभी उस पर चिंतन नहीं करते कि हम पे त्रुटि हुई थी, अब ये गलती हम पर अब वर्तमान में आगे आगामी काल में नहीं होगी, तो उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाया करता है। तो एक श्रेष्ठता का भी प्रमाण ऐतिहासिक शोध हमें देता है। अब यह शिक्षा मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान अंधविश्वासों एवं भ्रमों का निवारण भी करता है। भ्रम को, मिथ्यात्व को, मिथ्या मान्यताओं को ये तोड़ के रख देता है ऐतिहासिक शोध अगर हम करते हैं तो। और इस अनुसंधान से, ऐतिहासिक अनुसंधान से शुद्ध अनुसंधान एवं व्यवहारिक अनुसंधान दोनों ही दृष्टिकोण लाभान्वित होते हैं। इसकी कुछ समस्याएं जरूर हैं इस शोध की, इस शोध को करते समय कुछ समस्याएं बहुत होती हैं। जैसे कि इसकी प्रमुख समस्या क्या है कि तथ्यों का बिखराव होता है, ये एक जगह प्राप्त नहीं होते, क्योंकि तथ्य एक जगह से प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो जिस कारण अनुसंधानकर्ताओं को अनेक पुस्तकालयों, अनेक संस्थानों, भ्रमण स्थलों का भ्रमण करना होता है, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना होता है, जाना होता है, और उस आने जाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। संस्थाओं और पुस्तकालयों में रखे प्रलेखों, डॉक्यूमेंट्स का क्रम ना होना तथा उनका नष्ट प्राय हो जाना। जब खोजने तो गए थे लेकिन पुस्तकालय में हमें व्यवस्थित जानकारी नहीं मिली, अब उसमें जो पुस्तक है अव्यवस्थित है, अब उसको हम व्यवस्थित कर रहे हैं। तो ये जो कहना चाहिए ये बिखराव मिलता है, उसमें क्रमबद्धता नहीं मिल पाती और विश्वसनीयता तथा वैधता की कमी होती है, क्योंकि मौखिक स्रोत विश्वसनीय नहीं हो पाते। हाँ, लिखित स्रोत मौखिक हो सकते हैं लेकिन मौखिक स्रोत नहीं होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक शोध के कुछ गुण भी हैं तो कुछ दोष भी हैं। कैसे कि उपरोक्त जो हमने वर्णन किया, इन सब के अलावा अगर हम देखें इसको ऐतिहासिक शोध को, तो इस अनुसंधान की विधि मुख्य गुण यह है कि वह उन विषयों की जांच करने में सक्षम होता है जिसका किसी अन्य प्रकार से अध्ययन नहीं किया जा सकता। इतिहास में क्या करना होता है, जिन पर खोज हो चुकी है उन पर हम कार्य नहीं करते, तो इसमें क्या करते हैं कि नए विषयों का अध्ययन करेंगे। इस अनुसंधान का महत्व की बात इस बात में भी है कि यह शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, मूर्ति विज्ञान में अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि इससे शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में इस अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जैसे हम देखें कि आज वर्तमान में आप लोग सब लोग देखते हैं
कि जैन धर्म के आप इतिहास ग्रंथों में को उठा करके देख लीजिएगा तो सबसे ज्यादा इतिहास के साथ खिलवाड़ हुई है और इतिहास को बदला गया। भारतीय गौरव की बातें इतिहास ग्रंथों में नहीं मिली थी, क्योंकि अगर हम देखें तो जैन धर्म में उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, और इतिहास की पुस्तकों में महावीर लिखा रहता है कि उन्होंने महावीर ने उनका वो किया, उनको उनके प्रचारक रहे और महान दार्शनिक महावीर हैं। तो महावीर से ही जैन धर्म की उत्पत्ति मान लेते हैं। यद्यपि अगर जैन ग्रंथों का अध्ययन करें तो हम प्राप्त करेंगे कि जैनों में 24 तीर्थंकरों की महान परंपरा विद्यमान है और उनके प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हैं और संस्थापक उनको अगर देखा जाए तो वर्तमान चतुर्विंशति में तो प्रथम आद्य पुरस्कर्ता भगवान ऋषभदेव हैं। उनके ही पुत्र भरत जो थे उनके नाम पर भारत नाम पड़ा इस देश का। तो ये भ्रमित किया गया लोगों को। तो इस प्रकार से कई दिग्भ्रांतियां फैली हुई हैं। अब अगर हम महाराणा प्रताप की बात कहें तो उनका इतिहास कम पढ़ाया जाता है, चंद्रशेखर आजाद का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा और आजाद का इतिहास, आजाद हिंद फौज, ऐसी कई विसंगतियां सही समीचीन शोध ना होने के कारण ये विसंगतियां पड़ी हुई हैं। पाठ्यक्रमों में विषयांतर पाया गया है, विसंगतियां पाई जा रही हैं। लेकिन अब वर्तमान में नई शिक्षा नीति आई है और नई शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसके अतिरिक्त कई बड़े बड़े शिक्षाविद और आचार्य विद्यासागर जी को भी उस कमेटी में उनके शिक्षा ग्रंथों को रखा, उनकी विचारों को रखा। इंडिया नहीं भारत बोलो, मतलब ये जो अब पुरातन गौरव की अभिवृद्धि करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, यही तो ऐतिहासिक शोध है। उस ऐतिहासिकता को रखा, वेदों को, आयुर्वेद को, आगम को, इन सब ग्रंथों को, हमारे जो भारत का पुरातन गौरव था, भारत की ज्ञान परंपरा थी, उस ज्ञान परंपरा को अब शिक्षा पद्धति से जोड़ा जा रहा है, जो कि आज से कई वर्ष पूर्व हो जाना चाहिए था। अब धार्मिकता को हम कहें, दार्शनिकता को कहें, तो ये सब इतिहास ही तो है। तो इस प्रकार से इस ऐतिहासिक शोध में मुख्य गुण यही देखें तो उसको शिक्षा प्रणाली को ऐतिहासिक शोध के माध्यम से बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व शुद्ध एवं व्यवहारिक दोनों ही प्रकार से दृष्टिकोणों से सही है। तो पुरातन गौरव में अभिवृद्धि ऐतिहासिक शोध से हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ दोष भी हैं। कार्यकरण संबंध की स्थापना संभव नहीं होती है, सत्यापन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस अनुसंधान की वैधता विश्वसनीयता में कमी आती है, ऐतिहासिक घटनाओं की यथार्थता को निर्धारित करना सरल नहीं हो सकता है कि ये महाभारत काल का है, ये रावण का मुकुट मिल रहा है या उस समय के नरकंकाल मिल रहे हैं। तो ये जब प्रमाणित होगा तो उसको प्रमाणित किया जाएगा कि उस समय के काल की गणनाओं को वर्तमान परिवेश में ढालना बड़ा मुश्किल सा लगता है और ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कपोल कल्पना ही हो। जो वर्तमान के लोग हैं जिनका श्रद्धान मजबूत नहीं है, उनके मन में ये तरह तरह के विचार विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं कि कहीं कपोल कल्पित घटनाएं तो नहीं है। और इस अनुसंधान में नियंत्रण संबंधी कठिनाई पाई जाती है। ऐतिहासिक शोध के क्षेत्र की प्रमुख बातें ये हैं कि शिक्षा शास्त्रियों मनोवैज्ञानिकों के लिए सुझावात्मक है, प्रयोगशाला एवं संस्थाओं द्वारा किए गए व्यवहारिक कार्य हैं और विभिन्न समयावधि में विचार के बदलाव व विकास की स्थिति, विशेष प्रकार की विचारधारा आदि का इसमें वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से आज हमने एक चीज जानी कि ऐतिहासिक शोध किसे कहते हैं। ऐतिहासिक शोध कहना चाहिए कि क्या कहलाता है ऐतिहासिक शोध,
कि जिसके द्वारा किसी वस्तु, विचार, घटना, समुदाय, समाज विशेष के बारे में, उनके ऐतिहासिक तथ्यों, नियमों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन जो किया जाता है वह ऐतिहासिक शोध कहलाता है। ये बात हमने आज जानी। और ऐतिहासिक तथ्यों विशेष जानने के लिए उसके ऐतिहासिक तथ्यों, नियमों की वैज्ञानिकता की सिद्धि होती है। और इसके प्राथमिक स्रोत के आधार पर हम अगर देखें तो लिखित स्रोत और मौखिक स्रोत और एक और बताया था कलात्मक स्रोत, ये 3 स्रोत जो होते हैं इनको जाना। तो इनके अंतर्गत लिखित स्रोतों के अंतर्गत न्यायालय के पत्र हैं, शिलालेख हैं, आत्मचरित हैं, तो उनको हमने जाना, समझा। और विज्ञापन पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, तो जो समाचार पत्र आदि हैं उन सबको हम जानते हैं। तो समाचार पत्र के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। उनके माध्यम से जो लेख होती है, लिखित हैं, वंशावलियां हैं, ये प्राथमिक स्रोत के रूप में लिखित में। मौखिक स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो भाषाएं हैं, कहानियां हैं, दंत कथाएं हैं, उपाख्यान हैं, लोक कथाएं हैं। और लोक कथाओं के साथ साथ में हम देखते हैं कि किंवदंतियां हैं, क्षेत्रों से संबंधित, किलों से संबंधित, गुफाओं से संबंधित, ऐतिहासिक साक्ष्यों से संबंधित जो भी किंवदंतियां जो हम लोगों से, अपने वृद्धों से सुनते आए हैं और सुनते रहते हैं कि वहां ऐसी घटना घटती थी, वहां नगाड़े बजते थे, या फिर कहना चाहिए कि कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो इतिहास के लिए प्रमाणित थीं, तो वो हमने वृद्धों के माध्यम से जाना, एक दूसरे से सुनते आए, उन कथाओं को जाना, तो किंवदंतियां हैं। तो ये हो गया। कलात्मक स्रोत की बात अगर हम कहें, सिक्के हैं, हिंदू सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो की सभ्यता के समय में जो सिक्के मिले, जो उस समय हमें कुछ मूर्तियां मिली, कुछ हमें प्रमाण मिले ऐसे, तो ये सब क्या है, जो कलात्मक थे, ललित कलाएं थी, ललित कथाएं थी, ऐतिहासिक चित्र मिले, तो ये सब हमारे इतिहास को जोड़ने वाली है। अब इसके बाद हम द्वितीय स्रोत की बात करते हैं। तो द्वितीय स्रोत में क्या किया, क्योंकि ये प्राथमिक स्रोत को जोड़ने वाले होते हैं, तो प्राथमिक स्रोत को कनेक्टिविटी दो देते हैं, वो द्वितीय स्रोत होते हैं। ये उतने प्रामाणिक नहीं हो सकते, इन पर निरंतर संधान करना होता है, निरंतर सोच हमें प्रदान करनी होती है कि ये जो तथ्य है उस द्वितीयक तथ्य हमें प्राथमिक तथ्य तक ले जाने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। ये प्रामाणिक भी हो सकते हैं, अगर सही खोज हो गई तो प्रामाणिक है, और उस तथ्य तक नहीं पहुंच पाए तो उतने विश्वसनीय तथ्य भी ये नहीं होते हैं। अब अगर हम इसके शोध की सोपान की चर्चा करें तो समस्या का चुनाव है, उसकी सीमा है, सीमा का निर्धारण है, परिकल्पनाओं का निर्माण है, और तथ्यों की जांच है, मूल्यांकन है, पुनर्मूल्यांकन है, फिर व्याख्या, फिर विवेचना, ये चरण होते हैं। उद्देश्यों के बारे में हमने जाना कि ये भूत के आधार पर वर्तमान को समझता है और भविष्य के लिए सतर्क रहने के लिए हमें सचेत करता है। शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञानों को ही उठाता है और भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा तृप्ति देता है। वर्तमान में सिद्धांत और क्रियाएं जो व्यवहार हैं उनके उद्भव विकास की परिस्थितियों का विश्लेषण भी ये करता है। अब इसका महत्व की हम बात करें तो प्रकृति को समझने में हमें सहायता प्रदान करता है, सतर्क रहता है, भविष्य के प्रति वैज्ञानिक आधार देता है, भ्रमों का, अंधविश्वासों का निवारण करता है। इस प्रकार से हमने ऐतिहासिक शोध को जाना। शोधकर्ता के लिए अन्य कई समस्याएं आती हैं कि उसे स्थानों का भ्रमण करना होता है, भ्रमण करने के बाद में वो कई बार वो तथ्य मिलते भी हैं, नहीं मिलते हैं, पुस्तकालयों में जाता है और म्यूजियम्स में जाता है, तो कुछ तथ्य उसको क्रमिक मिलते हैं, कुछ नहीं भी मिलते, तो क्रमबद्धता हमें रखनी पड़ती है। तो इस प्रकार से आज हमने इस कक्षा में ऐतिहासिक शोध के इस विषय को समझा, जाना। आशा करता हूं कि आप लोगों को विषय समझ में आया होगा। आप लोगों को विषय समझ में आया कि नहीं आया? जी भैया, विषय समझ में आ रहा है ना? तो ये ऐतिहासिक शोध है। हाँ, अगली कक्षा में हम उसके